गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से काव्यखंड का छठा चैप्टर उषा कविता का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। शमशेर बहादुर सिंह की लिखी यह कविता प्रकृति के मानवीकरण किया गया है। सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह के बारे में हम लोग जानते हैं। शमशेर बहादुर सिंह को आप पढ़ चुके हैं पहले। कक्षा 9 में कृतिका में इनका चैप्टर था आखिरकार मैं किस प्रकार हिंदी में आया। शमशेर बहादुर सिंह, जिनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून, उस समय उत्तर प्रदेश में ही था, आज अब उत्तराखंड में हो गया है। ये उर्दू और हिंदी के दोआब माने जाते हैं। दोआब, जहाँ दो आब मीन्स नदी होता है, दो मीन्स दो, जहाँ पर दो नदियाँ आकर के मिलती हों उसे दोआब कहते हैं। यानी कि यहाँ पर दो कल्चर, दो भाषा का मिलन इनके अंदर माना जाता है। इनके घर में हिंदी का वातावरण नहीं था, उर्दू तथा अंग्रेजी का ही वातावरण था। ये भी अंग्रेजी और उर्दू में इनका महारत हासिल था, लेकिन रचनाएं ये हिंदी में किए। उसका श्रेय हरिवंश राय बच्चन को मानते हैं। ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन, इत्यादि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी, कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में इनका अहमदाबाद में निधन हो गया। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि, प्रगतिशील छायावाद के बाद का जो युग आता है, उस काव्यधारा के कवि, इनका जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव रहा। प्रारंभिक शिक्षा देहरादून से ही पास करने के बाद इलाहाबाद चले आए उच्च शिक्षा हेतु, परंतु 2 साल उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद बीच में ही इनकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर पढ़ाई से मन उछट गया, छोड़कर चले गए। घर पर एकाकी जीवन जीने लगे, बिल्कुल एकदम सुनसान, कुछ न काम करना न धाम करना। लेकिन परिवार वालों के कुछ ऐसी बात लगी कि ये अचानक चले गए दिल्ली। मन में ठाना कि अब मुझे कुछ करना है, मैं इस प्रकार से परिवार वालों की बात ताना नहीं सह सकता, मुझे कुछ करना है। क्या करना है? तो उन्होंने ये निश्चय किया कि मुझे अब जो है कि चित्रकारी करना है, चित्र बनाना है, पेंटिंग सीखना है। तो वहाँ पर शारदा प्रसाद उकील बंधु एक पेंटिंग स्कूल है जिसमें इन्होंने एडमिशन लिया। इनके हुनर को देखते हुए वहाँ पर इनका एडमिशन फ्री स्कॉलरशिप पर हो गया। स्कॉलरशिप मिलने लगा। कुछ खान खर्चा घर से इनके बड़े भाई कभी कभार भेज देते थे, अन्यथा ये अपना इधर उधर से करके पेंटिंग वेंटिंग करके किसी प्रकार से जीविका चलाते थे। उसी बीच हरवंश राय बच्चन आए दिल्ली
उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि यहाँ से चलो, तुम्हारे लिए यह नहीं है। हरिवंश राय बच्चन से वहाँ मुलाकात नहीं हो सकी थी, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन को इन्होंने पत्र भेजा था। तो वहाँ से चले आए। वहाँ से जब चले आए देहरादून, तो देहरादून में उनके साले की दुकान थी केमिस्ट की, दवा की। वहाँ बैठ गए, दवा का पुड़िया बनाने बेचते। वहाँ हरिवंश राय बच्चन आए, उनसे मुलाकात हुई तो कहा कि यहाँ रहोगे तो तुम मर जाओगे। उनके साले ने कहा कि अब छोड़ करके ये धंधा जाओगे तो मर जाओगे, तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा। और हरिवंश राय बच्चन ने कहा कि यहाँ रहोगे तो मर जाओगे, अर्थात तुम्हारा नाम मर जाएगा, तुम्हें कोई जानने वाला नहीं रहता। और सत्य था कि अगर वहाँ रहते तो आज इनको कोई जानता नहीं। उनको ले आए, फिर से एडमिशन कराया अपने खर्च पर। अपने संरक्षण में इनका पढ़ाई पूरा किया, तो पढ़ाई भी कहाँ हो पाई, फिर पूरा नहीं हुआ, परीक्षा नहीं दे पाए। लेकिन काव्य रचना की तरफ इनका रुझान बढ़ गया। हिंदी उर्दू के संधि स्थल पर खड़े यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और अतीन्द्रियतर है। मूर्त और अमूर्त, भौतिक अभौतिक। मूर्त अमूर्त यानी भौतिक अभौतिक। मूर्त वह चीज़ जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंद्रिय और इंद्रियता, इंद्रियों के परे, एक इंद्रियों से परे, एक इंद्रियों के बस में हो और एक इंद्रियों के परे। एक चीज जो हम, जिस पर हम काबू पा सकते हैं, जिस पर नियंत्रण रख सकते हैं, वो इंद्रिय होता है। और जिस पर हम काबू नहीं कर सकते हैं, जिस पर हम नियंत्रण नहीं रख सकते हैं, वो इंद्रियतर होता है। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में हुई। बिंब, लाक्षणिक बिंब, यानी कि किसी भी कविता को एक अलग उदाहरण के माध्यम से, एक बिंब के माध्यम से, एक प्रतिबिंब छाया के माध्यम से, प्रतिरूप के माध्यम से प्रस्तुत करना। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है, बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे जाने की। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा विशेषणों से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद को भी कुछ अच्छे शेर कहे, शेर करने के आदि हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को बूझकर कविता का महल बनाता है, तो वह ठोस तो होता ही है, अनुभूतों से भी भरा होता है। ये श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार की पीड़ित पत्नी मर गई थी, उसके प्रेम में विह्वल थे, तो प्रेम था, उसमें पीड़ा था, जीवन में जीने का संघर्ष था। यानी कि पढ़ाई शुरू किए, पढ़ाई बीच में छूट गई, फिर चित्रकारी शुरू किए, चित्रकारी छूट गई, फिर केमिस्ट का शुरू किए, वो भी छूट गया, फिर पढ़ाई शुरू किए, फिर पूरा नहीं हुआ, फिर कविता में आ गए, लेखन में आ गए। यानी कितना संघर्ष इनके सृजन, नया निर्माण से जो इनके कविता निकलता है, वो एक महल ठोस होता है, अनुभूजों से भी भरा था। उसमें ऐसी आवाज होती है जिसकी आवाज हम सुन नहीं सकते हैं। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है, बल्कि सुनने और देखने को भी। प्रयोगवादी 1943 से प्रारंभ कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग होकर लेकर आए। प्रयोगवादी, जैसे छायावाद के बाद प्रगतिवाद आया, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद चला, और वो अब तक चल रहा है। इसमें नए नए रोज नित्य प्रयोग हो रहे हैं।
1943 से। नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने, यहाँ तक कि पुराने उपमानों को भी नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोक्ता कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाला परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। उषा क्या होता है? सूर्योदय से ठीक पहले का जो समय होता है उसको उषा बेला कहते हैं। देखिए, उससे पहले भोर होता है, उषा से पहले भोर होता है, भोर से पहले, भोर के बाद उषा होता है और उषा के बाद सूर्योदय होता है। उस दृश्य का इन्होंने मानवीकरण किया है। उसमें पल पल परिदृश्य बदलते रहते हैं, क्षण क्षण, एकदम मिनट मिनट, सेकंड सेकंड पर। ऐसे भी धर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है कविता। भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है, वह भोर की आसमानी गति और धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा है। इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवन परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वह सिल है, राख से लिपा चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजात है और हर कालीमा को चीर कर आगे आने का एहसास कराती है। कविता बहुत छोटी सी है, कविता में बहुत दम नहीं है। देखिए कि प्रात नभता बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मलदी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे है जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखिए मानवीकरण किया है उन्होंने। प्रातः नभ जो उषा बेला में होता है, एकदम बिल्कुल नीला, एकदम काला नीला शंख जैसे दिखाई देता है, जो भोर का नभ होता है सूर्य उषा से पहले। और जैसे जैसे समय बीतता है वह ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे राख से लीपा हुआ चौका है, अभी गीला। इसको देखिए ब्रैकेट में दिया है, मतलब कि जो कि अभी 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 लीपा गया है, ये बताया जा रहा है गीला ही है। पहले के जमाने में सुबह सुबह औरतें उठ करके जो रसोई घर होता था, किचन होता था, उसको राख और पानी तथा मिट्टी से मिलाकर के लीपती थी। रोज प्रतिदिन का काम था। बगैर चौका लीपे या रसोई घर को लीपे, चूल्ह को लीपे आग नहीं जल सकती थी। ये उस समय का प्रचलन था। तो अब जब वो राख से और मिट्टी पानी से लीप दिया जाता था तो बिल्कुल काला जैसा लगता था, और जैसे जैसे सूखता था तो उसमें चमक आता था। तो अब भी गीला पड़ा है, यानी कि वो काला एकदम दूर से, नीली वस्तु को दूर से देखिए तो काली महसूस होती है, दूर से देखिए तो काली महसूस होती है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये गीला चौका है राख से जो लिपा हुआ है। फिर कहते हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। थोड़ा सा और समय बढ़ा, सूर्योदय उषा से पहले का जो भोर का नभ था वो एकदम नीला शंख जैसे, नीला आसमान, काला नीला। उसके बाद थोड़ा समय बढ़ा तो मानो कि चौका पर किसी ने राख और पानी मिट्टी से मिलाकर लीप दिया हो, उस प्रकार से काला लग रहा है। फिर थोड़ा सा समय बढ़ा तो ऐसा प्रतीत हो रहा कि एकदम काली सिल है पत्थर की, और उस पर कोई लाल केसर मल दिया हो, धुल दिया हो, पीस दिया हो, तो लाल और काला रंग का उसमें परिवेश हो गया हो।
स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। फिर थोड़ा सा और समय बदलता है तो ऐसा लगता है मानो कि या तो काली सिल पर या फिर काला स्लेट। स्लेट आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, पहले छोटे थे हम लोग तो पढ़ाई उसी पे शुरू होती थी, चौक से लिखते थे। स्लेट आता था काले रंग का, उसी पे लिखते थे। तो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, मानो कि काली सिल पर किसी ने लाल केसर धुल दिया हो, या काले स्लेट पर लाल चाक या खड़िया किसी ने मल दिया हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे है जैसे हिल रही हो। फिर इन्होंने किया कि मानो कि नीले जल में, स्वच्छ जल में कोई सुंदर युवती खड़ी हो और उस हिलते हुए जल के साथ मानो उसकी प्रतिबिंब हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और जब सूर्योदय हो जाता है तो यह उषा बेला का जो भी जादू था, जो पल पल परिवर्तित हो रहा था, वह भी जादू टूट जाता है, सब उजाला में हो जाता है। जो ये पल पल बदलता सूर्योदय का आसमान का परिदृश्य था, उषा बेला, सूर्योदय से पहले उषा बेला, उषा बेला से पहले भोर का जो नभ था, आकाश था, वो एकदम नीले शंख जैसे था। फिर थोड़ा सा समय बदला तो मानवीकरण किया और आगे आया तो मानो कि रसोई घर हो, चौका हो, यानी कि चूल्हा हो, जहाँ खाना बनता हो, उसको अभी अभी राख और पानी से लीपा गया हो, अभी अभी तुरंत वो राख और पानी से लीपा गया हो, ऐसा प्रतीत होता था। जो कि अभी गीला है, गीले रहने पर वो और काला महसूस होता है, जैसे जैसे सूखता तो चमक आता है। फिर आगे थोड़ा सा और जब लालिमा आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो बहुत सारे काले सिल पर किसी ने लाल केसर मल दिया हो, या काले स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया या लाल चाक मल दिया हो, लाल कलर का जो चाक आता है। और थोड़ा सा समय जब बढ़ता है तो ऐसा हो रहा है मानो आसमान नीले आसमान में कोई गौर वर्ण की स्त्री, जैसे सूर्य जब निकलता है आसमान से, ऐसे प्रतीत हो रहा है कि कोई गौर वर्ण की स्त्री, गोरी लड़की, गोरी कन्या अपने बलखाते हुए कमर के साथ झिलमिल करते हुए आसमान से निकल रही है, उस नीले जल रूपी आसमान से निकल रही है। और जब वो ऊपर आ जाती है, सूर्योदय हो जाता है, तो ये जो उषा का तमाम जादू था, वह जादू टूट जाता है। वह जादू क्या होता रहता है? टूट जाता है, उस जादू का असर खत्म हो जाता है। यहाँ पर देखिए उषा बेला का और सूर्योदय का मानवीकरण किया गया है। पहला तो राख से लीपे हुए चौके से, दूसरा काली सिल से, तीसरा काले स्लेट से, चौथा गौर झिलमिल वाली देह वाली लड़की से। ये मानवीकरण किया गया है। काव्य सौंदर्य का शुद्ध खड़ी हिंदी भाषा का प्रयोग, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग, अभी गीला पड़ा है, मतलब अर्थ भावार्थ स्पष्ट करने के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, जैसे यहाँ उपमा अलंकार, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, मानवीकरण अलंकार, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे है जैसे हिल रही हो, यहाँ पे भी उपमा अलंकार, और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। छोटी
है, परंतु कविता गेय है। हिंदी की सरल सहज खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, इत्यादि इसका काव्य सौंदर्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कविता एक ही भाग में खत्म हो जाता है। अगर इस कविता में कुछ न समझ में आए तो आप फ़ोन करके या कमेंट करके आपसे पूछ सकते हैं, और अगर अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसको अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।